इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सार्वत्रिक समुच्चय मतलब यूनिवर्सल सेट और पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट या निरपेक्ष पूरक एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। जब हम इसे वेन आरेख मतलब वेन डायग्राम के रूप में देखते हैं तो आमतौर पर पूरी यूनिवर्स एक आयत के रूप में दिखाई देती है और ये अपने आप में एक समुच्चय यानी सेट है जिसे अक्सर यू से दर्शाया जाता है। ध्यान दें, यहां यू यूनिवर्स को दर्शाता है, सम्मिलन समुच्चय संकेतन यानी यूनियन सेट नोटेशन को नहीं। एक समुच्चय में यूनिवर्स की सारी वस्तुएं जैसे कि जानवर, बर्तन, खाना इत्यादि हो सकती हैं, लेकिन ऐसा करने पर हम सभी वस्तुओं के बारे में सोचने लग जाएंगे। इसलिए जब हम सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करते हैं तो हम यूनिवर्स की उन वस्तुओं का नाम लेते हैं जिनके बारे में हम सबसे ज्यादा जानते हैं। फिर बात चाहे सभी व्यक्तियों की हो या सभी वास्तविक संख्याओं रियल नंबर्स की हो या फिर सभी देशों के समुच्चय की हो, हम यहां सिर्फ अमूर्त पदों मतलब एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स के बारे में ही बात करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय ए का उपसमुच्चय यानी सबसेट है। समुच्चय ए में वो सारी चीजें शामिल हैं जिसे मैंने अभी अभी हल्के रंग में रंगा है। अब हम समुच्चय ए के पूरक या निरपेक्ष पूरक के बारे में बात करेंगे। ये यूनिवर्स की उन सभी वस्तुओं का समुच्चय है जो समुच्चय ए में नहीं है। शायद आप जानते होंगे कि इसे कैसे दर्शाया जाता है। ये चिन्ह उस समुच्चय को दर्शाता है जिसमें यूनिवर्स की वे सभी वस्तुएं हैं जो समुच्चय ए में नहीं हैं। हम इसे सार्वत्रिक समुच्चय यू घटा समुच्चय ए भी लिख सकते हैं। यहां पर यू सम्मिलन यानी यूनियन का प्रतीक नहीं है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब पता करते हैं कि इसे वेन आरेख के रूप में कैसे दिखाते हैं। इसमें सार्वत्रिक समुच्चय यू की वे सभी वस्तुएं होंगी जो समुच्चय ए में नहीं है। इसे सार्वत्रिक समुच्चय यू में मौजूद समुच्चय ए के सापेक्ष पूरक यानी रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन जब आप सार्वत्रिक समुच्चय में मौजूद किसी वस्तु के सापेक्ष पूरक को ले रहे हैं तो आप निश्चित रूप से निरपेक्ष पूरक के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब हम पूरक के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब पूरक ही होता है। अब पता करते हैं कि वो समुच्चय क्या है जिसमें यूनिवर्स की वे सभी वस्तुएं हैं जो समुच्चय ए में नहीं है। चलिए संख्याओं के समुच्चय का उदाहरण लेकर इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। हम यहां टीवी एक्टर, जानवरों या किसी भी चीज का उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन संख्याओं का उदाहरण ज्यादा अच्छा है। मान लेते हैं कि जिस यूनिवर्स के बारे में यहां बात करेंगे वो पूर्णांकों यानी इंटीजर्स का समुच्चय है। यहां सार्वत्रिक समुच्चय यू पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांकों के समुच्चय को z से दर्शाते हैं। जर्मन भाषा में पूर्णांक को ज़ॉल लिखते हैं और ये z वहीं से आया है। ये अक्षर जो थोड़ा सा अजीब दिख रहा है गणितज्ञों द्वारा विभिन्न प्रकार की संख्याओं के समुच्चय के लिए प्रयोग किया जाता है। r का प्रयोग वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाने के लिए किया जाता है और q का प्रयोग परिमेय संख्याओं मतलब रैशनल नंबर्स के समुच्चयों को दर्शाने के लिए किया जाता है। आप पूछ सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए q क्यों लिखा गया है, तो इसके दो कारण हैं। पहला ये कि r को पहले ही लिया जा चुका है और भागफल यानी कोशेंट के लिए q लिया गया है। ध्यान दें कि परिमेय संख्या को पूर्णांकों के भागफल मतलब कोशेंट ऑफ इंटीजर्स के रूप में दर्शाया जाता है और z का प्रयोग पूर्णांकों के समुच्चय को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसलिए जिस सार्वत्रिक समुच्चय की हम अभी चर्चा कर रहे हैं एक पूर्णांक है। तो चलिए अब हम इसके समुच्चय को परिभाषित करते हैं। मान लेते हैं कि यह समुच्चय C है। तो समुच्चय C मतलब सेट C में ऋणात्मक 5, 0 और धनात्मक 7 है। हम जानते हैं कि सभी पूर्णांकों का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट सेट होता है, लेकिन समुच्चय C एक परिमित समुच्चय मतलब फाइनाइट सेट है। तो ठीक यहां ये समुच्चय C है। अब देखते हैं कि समुच्चय C के कौन कौन से सदस्य हैं और कौन कौन से नहीं हैं। हमें पता है कि ऋणात्मक 5 समुच्चय C का एक सदस्य है।
यहां ये चिन्ह सदस्यता को दर्शाता है। ये काफी हद तक यूनानी अक्षर एप्सिलन की तरह दिखता है, लेकिन यहां ये सिर्फ सदस्यता को दर्शाता है। हम जानते हैं कि शून्य हमारे समुच्चय का एक सदस्य है और 7 भी हमारे समुच्चय का एक सदस्य है। और हम ये भी जानते हैं कि ऋणात्मक 8 हमारे समुच्चय का सदस्य नहीं है और संख्या 53 भी हमारे समुच्चय का सदस्य नहीं है। तो संख्या 53 यहां बाहर होगा। संख्या 42 भी हमारे समुच्चय का सदस्य नहीं है। तो संख्या 42 संभवतः किसी दूसरे स्थान मतलब यहां हो सकता है। आइए अब सी पूरक मतलब सी कॉम्प्लीमेंट के बारे में विचार करते हैं। हम इसे सी का पूरक भी कह सकते हैं। सी के पूरक को हम यूनिवर्स घटा सी के रूप में दर्शा सकते हैं। हम इसे सी का यूनिवर्सल रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ये सभी समतुल्य संकेतन यानी इक्विवेलेंट नोटेशन है। हमारे इस आरेख यानी डायग्राम में ये क्या है? ये समुच्चय सी के बाहर की चीजें हैं। हमें पता है कि सी का एक सदस्य ऋणात्मक 5 है, तो ये सी के पूरक का सदस्य नहीं हो सकता है। इसलिए ऋणात्मक 5 सी पूरक का सदस्य नहीं है। शून्य सी के पूरक का सदस्य नहीं है। शून्य सी में है, ना कि सी के पूरक में। 53 सी के पूरक का एक सदस्य है। ये यूनिवर्स में है, लेकिन सी के बाहर है। 42 सी के पूरक का एक सदस्य है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे।